Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of the development of Indian Constitution. And the topic which I'll discuss in today's lecture, that is Government of India Act 1935. Students, as you know that we have already discussed Simon Commission in our previous lecture, and we have also discussed, you know, first roundtable conference, second roundtable conference, and third roundtable conference in our previous lectures. And why did I share this thing with you? Because today's session is uh, directly or indirectly related with our previous lectures. Students, topic is very, very important, and I request you to please listen to me carefully. And also, please pay attention to those words which are being shared by me, and also keep making notes of those contents which you think might be helpful for your exams. जैसे कि मैंने बताया कि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बात करें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें भारतीय सरकार अधिनियम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक ऐसा एक्ट जो मैं बोलूंगा ब्रिटिश सरकार के इतिहास में अब तक जितने भी एक्ट्स उन्होंने पारित किए, जितने भी एक्ट्स वो लेकर आए, चाहे वो 19 आई वुड से दैट 61 का एक्ट, 1992 का एक्ट हो, 1861 का एक्ट हो, या 1892 का एक्ट हो, या फिर 1919 का एक्ट हो, सबसे लेंदी एक्ट, सबसे लंबा, सबसे विस्तृत, आई वुड से कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक तो भाई बात रही है, इन केस इफ एनीवन आस्क यू, कई बार क्वेश्चन आया है कि जो बेसिकली ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न एक्ट, दे हैव कम विद वेरियस एक्ट्स, मैनी एक्ट्स, तो उसमें सबसे ज्यादा जो लेंदी, जो विस्तृत, जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था वो था 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का। एक बात तो ये जान लीजिएगा। दूसरा, बिफोर आई प्रोसीड, थोड़ा सा आई वुड लाइक टू यू नो गिव यू एन आइडिया व्हाट इज इट ऑल अबाउट। जैसे कि मैं अपने हर एक लेक्चर में करता हूँ, वेन एवर आई कम विद न्यू टॉपिक, और वेन एवर आई स्टार्ट एनी न्यू सेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू गिव यू एन आइडिया व्हाट इज इट ऑल अबाउट। टॉपिक तो बहुत ज्यादा लेंथी है, एंड प्रोबेबली आई विल मेक द सेशन इन टू parts, part 1 and part 2, otherwise the session will become messy and your interest level will come down. So definitely, first I'll discuss the extract of the, I would say, Government of India Act 1935। संक्षिप्त में आपको ब्रीफ में एक आपको आइडिया दे दूं कि क्या था, किसके बारे में था, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। We will discuss something about the historical, I would say that base or historical background of the Government of India Act 1935। अब ये बात सब अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट्स की, बेसिकली जो 1919 का जो एक्ट था, जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, या जिसको आप मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार या रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, उसमें कुछ फ्रूटफुल, आई वुड से दैट कुछ डिजायर्ड जो उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस नहीं वो गेन कर पाए थे, या जो उन्होंने सोचा था कि भारतीय के प्रशासन को लेकर, भारतीयों के संविधान, जो संवैधानिक पृष्ठभूमि को तैयार करने के संदर्भ में जो उनसे कहा गया था कि वो एक रिपोर्ट तैयार करें, और साथ ही बेसिकली जो भारतीय थे, जो इंडियन थे, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए जो वर्क करें, तो वो कुछ उस पर प्रॉपर वर्क नहीं हो पाया था, और इसीलिए 1919 के बाद, जो 1919 का जो काउंसिल एक्ट था, उसके बाद उन्होंने फिर साइमन कमीशन गठित किया। साइमन कमीशन जो विच वाज एग्जीक्यूटेड और फॉर्म्ड, आई वुड से 1927, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था। फिर सेम चीज, साइमन कमीशन के अंतर्गत भी ये प्रोविजंस थे कि भारत के लिए वो एक एक संवैधानिक पृष्ठभूमि को तैयार करे, और साथ ही साथ वो ये देखे कि ऐसे क्या लूप होल्स हैं जो 1919 के एक्ट में रह गए, उस पर वर्क करे, और कुछ एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव, आई वुड से दैट कुछ फ्रूटफुल उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो, ताकि भारतीयों को ये ना लगे कि दे हैव बीन डिस्कार्डेड बाय ब्रिटिश पीपल, या भारत जो ब्रिटिश पीपल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रही है। और बेसिकली जो भारतीय प्रशासन है उसके स्मूथली फंक्शन के लिए, या फिर मैं ये कहूँ कि
उनके प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन के लिए कि हाँ भारतीयों का भी रिप्रेजेंटेशन है, उनकी भी डिसीजन मेकिंग पावर में कुछ कंट्रीब्यूशन है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए साइमन कमीशन गठित किया गया और ये बोला गया कि अब आप इसको पहले स्टडी कीजिए, इंडिया की जो ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है और उसको स्टडी कीजिए और एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। लेकिन अल्टीमेटली आप सभी जानते हैं, और हालांकि मैं अपने प्रीवियस सेशन में साइमन कमीशन को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा पढ़ा चुका हूँ, आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। I have gone through the entire topic and we have discussed Simon Commission in details. Nutshell में आपको मैं बताना चाहूंगा कि साइमन कमीशन का भी विरोध हुआ। इट वाज नॉट even I would say that successful act which British people came with। अब हुआ क्या था कि साइमन कमीशन में सबसे बड़ा लूप होल तो ये रहा था कि उसमें जो 7 मेंबर थे, 7 मेंबर्स में एक भी जो मेंबर भारतीय नहीं था, इंडियन नहीं था। और बेसिकली सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन गठित हुआ था, और जिससे ये बोला गया कि आप भारत की या भारतीयों की दशा में सुधार के लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक अपलिफ्टमेंट के लिए या फिर संवैधानिक प्रावधान के लिए कुछ ऐसी रणनीति तैयार करें जो आने वाले भविष्य में उनकी सरकार को सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से चला सके, और साथ ही भारत में जो संवैधानिक पूर्ण आई वुड से शब्द स्वाधीनता की जो मांग उठ रही थी, जो आंदोलन उग्र होता जा रहा था, और जो भारतीय ब्रिटिश को कहीं ना कहीं ये लगा था कि भारतीय फिर से एकजुट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर से वैसी सिचुएशन ना आ जाए जो उनको 1857 के रिवोल्ट में देखनी पड़ी थी। चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने 1857 के एक्ट में बहुत कुछ सीखा था, उनको सबक मिला था, या मैं ये कहूँ कि 1857 के जो रिवोल्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, परिणाम थे, जो रिजल्ट थे, उसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश की जड़ें हिला के रख दी थी। तो ऐसा बिल्कुल भी कदापि नहीं चाहते थे कि अगेन दे विल हैव टू फेस द सेम सिचुएशन, या दे विल हैव टू गो थ्रू द सेम सर्कमस्टांसेस। देयरफॉर साइमन कमीशन को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई, लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ कि जिस कमीशन से ये बोला जा रहा है कि आप भारत के लिए संवैधानिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए एक रूपरेखा तैयार करें, और उसमें भारत का एक भी सदस्य ना होना, इट वाज रियली रेडिकुलस एंड आई वुड से आल्सो जो भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा इंसल्ट था, जिसका कि उन्होंने पुरजोर विरोध किया। आपको मालूम है कि 1928 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, तो इसका विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे लगे, और उसे ब्लैक या काला झंडा दिखाया गया, और साथ में एक बहुत बड़ी बात, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब ये मैं जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता चला आ रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ। कि पहले 1919 के बारे में मैंने बताया कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस दूरगामी नहीं थे, फ्रूटफुल नहीं रहे। तो फिर उन्होंने साइमन कमीशन गठन किया और बोला कि अब आप भारतीयों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करें, संविधान के निर्माण की एक बेस तैयार करें भारतीयों के संविधान निर्माण के लिए, या इन कॉन्स्टिट्यूशन के कंस्ट्रक्शन के लिए। और साथ ही आप ये देखें कि ऐसे क्या लूप होल्स हैं जो 1919 में रह गए थे, उसको सो दैट वी कुड आई वुड से कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। भारतीयों को ये ना लगे कि जो ब्रिटिश सरकार है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रही है। तो साइमन कमीशन का भी विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगे। अल्टीमेटली उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश सरकार फिर 3 गोल में सम्मेलन, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव या 3 आई वुड से लगातार कंटिन्यूअस सम्मेलन, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन कराती है लंदन में 1930, 1931 और 1932 में कंसेक्यूटिव ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सेमिनार्स, या आप कह सकते हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। और सबसे बड़ी बात, फिर वही चीज कहूंगा कि इसके बारे में भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी कि बेसिकली आप भारतीयों के लिए एक संविधान के निर्माण या संविधान, भारतीयों के लिए संविधान तैयार करें, और साथ ही साथ आप उसको स्टडी करें साइमन कमीशन, और 1919 का जो एक्ट था उसमें क्या लूप होल्स रहे, क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करें, और भारतीयों के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाएं, और एक ऐसे आई वुड से एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करें जो भारतीयों को ये एहसास दिलाए कि ब्रिटिश सरकार उनकी भी सहभागिता चाहती है और उनको अपने साथ लेके चल रही है, और बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनकी भी भागीदारी है, उनकी भी सहभागिता है। बेसिकली इस उद्देश्य से गोलमेज सम्मेलन रखा गया था, लेकिन अल्टीमेटली आपको पहले ही पता है कि ये गोलमेज सम्मेलन या 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, विफल हो गए थे, क्योंकि जो पहला गोलमेज सम्मेलन था 1930 का, उसमें तो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता ही नहीं था, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया था और नमक के कानून को तोड़ा था।
और बहुत सारे कांग्रेसियों को उस वक्त अंग्रेजी सरकार ने जेल में डाल दिया था, तो उनका बहिष्कार किया गया, वो वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। हाँ, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसमें जरूर कांग्रेसियों ने अपनी सहभागिता दिखाई है, उसमें पार्टिसिपेट किया महात्मा गांधी जी ने। क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको लॉर्ड इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो उसमें कहा गया था कि हम आपके जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, जो सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम सहभागिता करेंगे, या उसमें हमारी भागीदारी होगी। और अगेन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर से कांग्रेस के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। इवन कांग्रेस को इनवाइट भी नहीं किया गया था। तो इस उद्देश्य से जो है वो गोलमेज सम्मेलन विफल रहे। हाँ, हालांकि एक चीज मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों ही गोलमेज या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे थे। अब कहीं ना कहीं उस समय जो पॉलिटिशियंस थे, या कह लीजिए राजनेता, निराश थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जिस क्षेत्र पर उनका अधिकार या आधिकारिक रूप से नियंत्रण था या होना चाहिए, जिस भी फैसले पे कह लीजिए, जो भी कुछ ऐसे एरियाज या फील्ड जहां पर इंडियंस आर सपोज टू, बिकॉज आई वुड से दैट इंडिया आर सपोज टू टेक डिसीजन, कुछ ऐसे मैटर। लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि अभी भी वो ब्रिटिश के द्वारा वो निर्णय लिया जा रहा है, भारतीयों की इसमें कोई भी सहभागिता नहीं है, ब्रिटिश के हाथ में सारी बागडोर है या कमांड है सत्ता की। तो अभी भी जो है ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में था, ये मैं बता चुका हूँ चीजें। उनको लग रहा था, एहसास हो रहा था भारतीयों को कि उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इस मामले की समीक्षा करने और इसमें बदलाव करने का जिम्मा साइमन कमीशन को दिया गया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद मैंने बताया किस तरह से गोलमेज को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो भी कुछ संतोषजनक नहीं थी, जिसके कारण लंदन में आयोजित फिर गोलमेज सम्मेलन, अगेन लेट मी टेल यू, साइमन कमीशन की रिपोर्ट संतोषजनक या सेटिस्फैक्टरी न होने के कारण लंदन में फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और बेसिकली गोलमेज सम्मेलन भी विफल रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बेसिकली मैं कहूंगा कि जो ऑब्जेक्टिव सेट थे उसको अचीव नहीं कर पाए। हालांकि इन गोलमेज सम्मेलन के बाद 1933 में एक रिपोर्ट तैयार होती है, एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है 1933 में, 1933 में। और इस श्वेत पत्र में बेसिकली कुछ भी नहीं, मोटा मोटी अभी जान लीजिएगा, वही चीज होती है जो गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुई, या जो प्रस्ताव रखे गए, या जो चर्चाएं हुई, या जो मेन मेन जो एस्पेक्ट्स रहे गोलमेज सम्मेलन के, उन पॉइंट्स को आई वुड से इन सिंपल पर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है उन पॉइंट्स का। और फिर एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है जिसमें सारी चीजें होती हैं, जो भी कुछ गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन के मेन मेन पार्ट्स रहे हो। और फिर और जोरों से काम चालू होता है, भारत के संविधान में निर्माण चालू होता है। और इस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है कि आप अब चीजों को स्टडी करें। और फिर वो अल्टीमेटली क्या होता है कि 1935 का फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो लेकर आते हैं 1935 का। तो इस तरीके से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे अपने भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की, और देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था, जितने भी एक्ट ब्रिटिश भारत लेकर आई थी, सबसे ज्यादा आप से सबसे लेंदी एक्ट था ये, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, जिसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। हालांकि मैंने ब्रीफ में आपको एक आइडिया देने की कोशिश की कि व्हाट इज ऑल अबाउट, ताकि आपका जो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया कि 1919 फिर साइमन कमीशन, और एट द लास्ट जो तीनों गोलमेज सम्मेलन, या जो तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रहे, उसके अंतर्गत जो बातें हुई, अंत में उससे भी कुछ ब्रिटिश सरकार को अच्छा हासिल नहीं हुआ, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं रहा। तो फिर दे केम विद दिस न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज 1935, या इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे आगे अपने इस लेक्चर में। हालांकि ये बात मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश सरकार ने लगभग हम पर 200 साल तक राज किया था। तो जब ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य शासन हम पर स्थापित हुआ, तो तब से लेकर अब तक सबसे जो है लंबा, आप एक्ट कह लीजिए या कानून, तो जो था वो था भारतीय अधिनियम 1935। इस बात को आप भूलेगा मत। हालांकि 1933 में जो गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, और भारत के संविधान पर काम आरंभ हुआ, काम शुरू हुआ। श्वेत पत्र की सिफारिश पर विचार करने के लिए उस समय जो भारत के वायसराय थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो श्वेत पत्र जारी किया गया था उसकी सिफारिश, जो रिकमेंडेशन थी, उस पर विचार करने के लिए उस समय भारत के तत्कालीन जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिन लिथगो। समझ के नाम याद रखिएगा, लॉर्ड लिन लिथगो।
इनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी और ये जो गठित कमेटी थी या समिति की रिपोर्ट 1934 में प्रकाशित की गई और उसे कानून के रूप में शामिल किया गया। रिपोर्ट और बिल को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। आप मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो रिपोर्ट थी और जो भी बिल था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे पारित किया गया था और इसे स्वीकृति मिलने के बाद यानी कि शाही स्वीकृति मिलने के बाद इस अधिनियम को फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में देश में लागू किया गया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में इसे हमारे भारत में हमारे देश में इम्पोज किया गया। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत के लिए एक संघीय सरकार के स्वरूप निर्धारित किया। बेसिकली ये जानना आपके लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने जो है भारत के लिए एक संघीय यानी कि फेडरल सरकार का जो है स्वरूप निर्धारित किया था। इस चीज को भूलेगा मत। और भारत सरकार अधिनियम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार प्रमुख स्रोत या सोर्सों से सामग्री प्राप्त हुई थी। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, so there are four main sources, four main sources through which the British government, I would say, collected the information या collected the valuable information। या आप कह सकते हो 1935 जो अधिनियम था इसको चार प्रमुख स्रोतों से सामग्री या कंटेंट प्राप्त हुए थे। एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, सही है, मैं बता चुका आपको 1927। फिर अपने तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो फर्स्ट 1930, second round table conference 1931 and third 1932। so there were three round table conferences which were organized in London, ये आपको पता ही है, बता चुका हूँ। और तीसरा था यू नो जो इन तीनों के गोलमेज सम्मेलन या तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बेस पर जो श्वेत पत्र तैयार किया गया था 1933 का श्वेत पत्र। और चौथा संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट। तो ये जो चार स्रोत थे फिर से सुन लीजिएगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट और तीनों अपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और फिर 1933 का श्वेत पत्र और संयुक्त प्रवर समितियों की रिपोर्ट, कलेक्टिव रिपोर्ट जो आप कह लीजिएगा तैयार हुई थी। और उन्हीं इन चारों सोर्स या जो फिर फोर मेन सोर्सेस थे इन्हीं के आधार पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तैयार किया गया। आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, कभी भी हम कुछ नए हेडिंग के साथ आते हैं तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द बेसिक अबाउट द टॉपिक और अबाउट द एक्ट और मूवमेंट। देन वी वी नो दैट वी ट्राई टू नो दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, या ये हमें पता भी होना चाहिए, वी हैव टू नो कि कोई भी एक्ट हुआ या कोई भी अधिनियम पारित किया ब्रिटिश सरकार ने या बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट एक्ट को लेकर है तो उसके पीछे उनके ऑब्जेक्टिव्स तो कुछ ना कुछ रहे होंगे। So, we are supposed to know those objectives. We are supposed to know, we are supposed to go through those objectives. Here are those objectives which I'll share with you. तो बेसिकली जो भारत सरकार अधिनियम या इंडियन गवर्नमेंट जो एक्ट 1935 था उसके जो कुछ बेसिकली मैं कहूंगा मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, ये जो अधिनियम या जो एक्ट था इसने भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई जो द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। द्वैत शासन प्रणाली जिसको हम इंग्लिश में डायरकी सिस्टम बोलते हैं। तो किसी भी एक ही प्रांत में दो व्यक्तियों का शासन, जैसे कि आप जानते हैं बंगाल विभाजन, बंगाल में भी ये शासन द्वैत शासन लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। इस चीज का अब समाप्त कर दिया गया था। तो इस अधिनियम यानी कि 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था इसके द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि 1990 जिसको आप कह सकते हो कि माइंटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कह सकते हो 1919 के एक्ट को। तो इसके द्वारा जो डायरकी सिस्टम था, जो द्वैत शासन प्रणाली था, इसको समाप्त कर दिया गया। फिर इसके अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो 1935 यानी कि 1935 की भारत सरकार अधिनियम में एक भारतीय संघ के गठन का प्रावधान था जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रांतों और मुख्य आयुक्त प्रांतों के साथ साथ स्वेच्छा से इसमें शामिल होने वाले सभी भारतीय राजाओं को मिलाकर बना होता है। ठीक है, यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक भारतीय संघ के गठन का प्रावधान था जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रांतों और मुख्य आयुक्त प्रांतों के साथ साथ स्वेच्छा से इसमें शामिल होने वाले सभी भारतीय राजाओं को मिलाकर बना होता। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड सॉरी थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, हालांकि इस संघ का गठन कभी नहीं हो सका क्योंकि इसमें जो है रियासतों की अपेक्षित संख्या अभाव था, सीधी सी बात है।
जो गठन का इसका संघ का गठन कभी भी नहीं हो सका, क्योंकि इसमें जो रियासतें थी या रियासतों की जो अपेक्षित संख्या थी, जो डिजायर्ड नंबर थे, उनका अभाव था। और इसका प्राथमिक उद्देश्य मैं बोलूं, सीधी सी बात है, अगर बड़े सिंपल वर्ड में, कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करना। जो साइमन कमीशन में लूप होल्स रह गए थे, जो गोलमेज सम्मेलन में जो लूप होल्स थे, जो जिन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सके थे, अब वो उन उद्देश्यों की प्राप्ति इस 1935 के एक्ट के तहत करना चाह रहे थे। जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके तहत वो अब भारतीयों के लिए एक ऐसी रूपरेखा तैयार, ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे थे, ताकि भारतीयों को ये न लगे कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ नहीं है। और भारतीयों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारतीयों का भी योगदान है, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली एक ऐसी सरकार या उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बेसिकली लाना भी इसका गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 का एक प्रमुख जो है उद्देश्य था। तो प्राथमिक उद्देश्य भारतीयों को आवश्यक उत्तरदायी सरकार उपलब्ध कराना था, अगर आप इसको सिंपली लिखना चाहें। और साथ में इस अधिनियम की मदद से पहली बार, ये जो एक्ट था 1935 का, इसकी मदद से पहली बार भारत की रियासतों को देश के संवैधानिक ढांचे से जोड़ने और एकीकृत करने का प्रयास किया गया। देखिए, इस अधिनियम के तहत या इस अधिनियम की मदद से पहली बार, फर्स्ट टाइम, भारत की रियासतों को देश के संवैधानिक ढांचे से जोड़ने का और उन्हें एकीकृत करने का, यूनाइट करने का, इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। हालांकि इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी। ये बात थोड़ा ध्यान लीजिएगा, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी इस अधिनियम के अंतर्गत। नाउ, अगर मैं बात करूं भारतीय सरकार अधिनियम की प्रमुख जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, हम उसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के कुछ बेसिकली प्रोविजंस, या आप इसको कहेंगे कुछ फीचर्स या सेलेंट फीचर्स, which are very much important as far as the topic is concerned. Topic is, as you know, that the Government of India Act 1935 will start, discussing some main provisions of the Indian Government Act 1935. I hope you are enjoying the session and the things are very much clear for you people. बड़ी सिंपल टर्म्स में मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। Even if you think that there is any kind of difficulty or you think that there is any problem, please get in touch with me. I'm always ready to help you out. तो इफ आई टॉक अबाउट द मेन प्रोविजन या भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, तो पहला चलते हैं इसमें, अखिल भारतीय महासंघ। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय रियासतें दोनों शामिल थी। और विलय के दस्तावेज में उन शर्तों को निर्देशित किया गया था जिनके तहत कोई राज्य संघ में शामिल हो सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय रियासतें दोनों ही शामिल थी। विलय के दस्तावेज में उन शर्तों को निर्देशित किया गया था जिसके तहत कोई राज्य संघ में शामिल हो सकता था। नंबर 2, यह राज्य के विवेक पर निर्भर था कि वह भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा दिए गए संघ में शामिल होना चाहती है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसके प्रोविजन की बात हम करें, कि यह जो राज्य के विवेक पे या उसके मंशा पर निर्भर था कि वह भारत सरकार अधिनियम, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 है, उसके द्वारा दिए गए संघ में शामिल होना चाहती है या फिर नहीं होना चाहती। थर्ड, इस अधिनियम के अनुसार यदि 50% भारतीय राज्य इसमें शामिल होने का निर्णय लेते हैं, तो भारत एक संघ बन जाएगा। हालांकि संघ से संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया गया, क्योंकि आवश्यक संख्या में रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा कि इस अधिनियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर, आई वुड से एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यदि इन केस 50% भारतीय राज्य इसमें शामिल होने का निर्णय लेते हैं, तो भारत एक संघ बन जाएगा। हालांकि संघ से संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया गया, क्योंकि आवश्यक संख्या में रियासतें इसमें शामिल नहीं हो पाई। नाउ, as far as the provision of this particular act is concerned, 1935 we are talking, हम थोड़ा सा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देख लेते हैं, या प्रांतीय स्वायत्तता की बात हम करेंगे। कि ये जो नया अधिनियम था, इस नए अधिनियम की एक सकारात्मक विशेषता यह थी कि, या इसका एक प्रोविजन यह था कि इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। बेसिकली जो प्रोविंशियल लेवल पर है, प्रोविंशियल लेवल पर जो हम ऑटोनोमस बॉडी की बात करते हैं, स्वायत्तता की बात करते हैं, तो अब इसने प्रांतीय लेवल पर स्वायत्तता की बात या शुरुआत की इस एक्ट ने, 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था बच्चों। अब प्रांतों को अपने निर्धारित क्षेत्र में, जो प्रोविंसेस थे या प्रोविंशियल लेवल की मैं बात करूं, उनको ये अब राइट था कि अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई। यानी कि
जो प्रांत थे उनके प्रांतों को अपने अपने जो उनका पर्टिकुलर एरिया था, जो फील्ड था या निर्धारित क्षेत्र थे, उसमें प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशन की स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की जो है अनुमति दी गई इस एक्ट के बेस पे। इसके अलावा अधिनियम ने प्रांतों में यानी कि प्रोविंसेस में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की, जिसने राज्यपाल को उन मंत्रियों की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य किया जो प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह थे। दोबारा सुन लीजिएगा कि बेसिकली अगर मैं बात करूं इसके स्पेशल प्रोविजन की, कि अधिनियम ने इस 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, उसने प्रांतों में जो रेस्पॉन्सिबल जो उत्तरदायी सरकारें थी उनकी स्थापना की, और जिसने राज्यपाल को गवर्नर को उन मंत्रियों की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य किया जो प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेही थे। यह 1937 में लागू हुआ और 1939 में बंद कर दिया गया। ठीक है, ये जो याद रख लीजिएगा, 1937 में लागू हुआ और 1939 यानी कि 1937 में लागू हुआ और 1939 में यह बंद कर दिया गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिएगा, ये कदापि इसका मतलब ये नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि जो 1935 का जो अधिनियम था, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, उस अधिनियम ने प्रांतों में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। इट इज नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट, मंत्रियों को अपने विभागों के संचालन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। जो मिनिस्टर्स थे, उनको जो डिपार्टमेंट थे, उनके अपने एग्जीक्यूशन में, यानी कि मंत्रियों को अपने विभागों के संचालन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। और फिर राज्यपालों के पास अनेक प्रकार की शक्तियां बनी रही, यद्यपि उनका प्रयोग बहुत कम किया गया। जो गवर्नर थे, उनके पास अपनी शक्तियां थी, वो बनी रही। बट बट हुआ क्या, कहना क्या चाह रहा है ये, कि उनका जो प्रयोग है, जो उनका यूज है, वो बहुत कम किया गया। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर एस्पेक्ट्स है, या मैं बात करूं बेसिकली विषयों का विभाजन। तो सीधी सी बात है, इधर हम बात जैसे कि अभी भी आप जानते हैं कि वर्तमान प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो संघ सरकार और राज्य सरकार के अपने अपने अलग विषय हैं। कुछ विषय ऐसे भी हैं बेसिकली जो पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो सभी को है। तो कुछ ऐसे विषयों पर भी कानून दोनों ही सरकारें बना सकती हैं, चाहे वो संघ सरकार हो या फिर मैं कहूंगा कि चाहे वो आई वुड से राज्य सरकार हो। तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची अभी भी इन तीनों सूचियों के अंतर्गत अपने अपने विशेषाधिकार या विशेष रूप से अधिकार है कि हम अपने अपने उन विशेष क्षेत्रों पर कानून बना सके। तो उसी तरीके से हम इस जो 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, उसमें कुछ विषयों के विभाजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेसिकली जो प्रांतीय स्तर की मैं बात करूं, जो प्रोविंसेस या प्रोविंशियल लेवल की बात करूं, उनको थोड़ा सा और ऑटोनॉमी प्रदान करने के लिए, या मैं कहूं कि प्रांतीय स्वायत्तता को लागू करने के लिए और संघ बनाने के दृष्टिकोण से केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया गया इस 1935 के एक्ट के अंतर्गत। और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा विषयों का जो विभाजन किया गया था, उसे 1935 यानी 1935 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया, मॉडिफाइड किया गया, तथा उसमें कुछ और विषय जोड़े गए और 3 सूचियाँ सम्मिलित की गई। तो तात्पर्य कहने का ये है कि यहाँ पर जो बेसिकली 1919 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, जिसको हम मांटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत भी कुछ विषयों का विभाजन किया गया था। बट अब यहाँ पर जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके तहत यानी कि इसके अंतर्गत ये जो 1919 का जो अधिनियम था, इसको इसमें कुछ संशोधन किया गया और इसमें कुछ और विषय जोड़े गए। और बेसिकली फिर वही चीज कहूंगा, जो 3 प्रमुख सूचियां थी, जो 3 हम लिस्ट की बात करते हैं, उसके अंतर्गत विभिन्न विषय रखे गए। जैसे कि मैं बात करूं डिविजन ऑफ सब्जेक्ट्स के अंतर्गत, तो फेडरल लिस्ट यानी कि जिसको हम संघ सूची बोलते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट जिसको प्रांतीय सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी विषय नहीं था, परंतु वर्तमान में बात करें हम प्रेजेंट सिनारियो में, प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिचुएशन में, हमारे पास फेडरल, प्रोविंशियल सॉरी स्टेट और कॉन्करेंट 3 लिस्ट है और तीनों के ही अपने अपने क्षेत्राधिकार हैं। इसके अलावा कुछ अविशिष्ट शक्तियां भी होती है। थोड़ा सा मैं फिर से टॉपिक से डेविएट होऊंगा, हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करूंगा आपके साथ। अविशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती है जिनके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता, और कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो उसके संबंध में या उन विषयों के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है, वो केवल हमारे केंद्र के पास है, संघ के पास है। ठीक है, तो उन शक्तियों को अविशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। ठीक है, रेजिड्यू आप उसको कह सकते हो। नाउ आप आज आइएगा, इसमें देखते हैं कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। तो जो फेडरल सूची थी या जो संघ सूची थी, उसमें 59 विषय थे, 59 विषय थे। थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। जो प्रांतीय सूची थी, प्रोविंशियल जो लिस्ट थी, उसमें 54 आइटम्स थे या 54 विषय थे। और जो समवर्ती सूची थी, इसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो उसमें 36 मते थे। आई एम सॉरी, इसमें 36 जो मैंने बोला कॉन्करेंट लिस्ट में
भी इसमें अपने विषय थे। देयर वर 36 सब्जेक्ट्स। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अगेन आई विल रिपीट कि संघीय सूची यानी कि फेडरल, सॉरी, संघीय सूची को आप कह सकते हो केंद्रीय सूची या फेडरल लिस्ट 59, प्रांतीय सूची प्रोविंशियल लिस्ट 54 एंड समवर्ती सूची 36। तो ये विषय थे, इसको अलग अलग आप नोट कर लीजिएगा। साथ में जो विषय अखिल भारतीय हित से संबंधित थे और जिन पर समान व्यवहार की मांग की थी, उन्हें संघीय सूची में डाल दिया गया था। ठीक है। जो विषय अखिल भारतीय के हित में थे और उससे संबंधित थे और जिन पर समान व्यवहार की मांग की थी, उन्हें संघीय सूची में डाल दिया गया। संघीय विषयों पर केवल संघीय विधानमंडल ही कानून बना सकता था। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा बच्चों। जो संघ के विषय होते थे, उन संघीय विषयों पर केवल संघीय विधानमंडल ही कानून बना सकता था। मुख्यतः स्थानीय हित के विषयों को प्रांतीय सूची में रखा गया। जो स्थानीय, जो लोकल स्तर की बात करें, जो स्थानीय हित के विषय थे उसको प्रांतीय सूची में रखा गया तथा वे कानून बनाने के लिए पूर्णतः प्रांतीय विधानमंडलों के अधिकार क्षेत्र में थे। दोबारा सुन लीजिएगा, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यतः स्थानीय हित के विषयों को प्रांतीय सूची में रखा गया तथा वे कानून बनाने के लिए पूर्णतः प्रांतीय विधानमंडलों के अधिकार क्षेत्र में थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रोविजन। तीसरी सूची को समवर्ती सूची में जाना जाता है या रखा जाता है और इसमें 36 विषय शामिल थे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वर्तमान में भी हमारे पास संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। और कुछ विषय पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, चाहे वो संघ सूची हो चाहे राज्य सूची हो। जैसे कि शिक्षा, एजुकेशन पर जो कानून बनाने की बात है, तो राज्य भी कानून बना सकती है और संघ भी या केंद्र भी कानून बना सकता है। तो अगर हम इस एक्ट की बात करें, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था 1935 के अंतर्गत, जो तीसरी सूची को समवर्ती सूची या कॉन्करेंट सूची के नाम से दिया या जाना जाता है और इसमें 36 विषय थे, जिनमें मुख्य रूप से प्रांतीय हित के विषय शामिल थे। जो प्रोविंशियल लेवल के अपने जो मैटर्स थे उनको इंक्लूड किया गया था, लेकिन साथ ही पूरे देश में इनके लिए एक रूपता की आवश्यकता भी थी। परिणाम स्वरूप अधिनियम ने संघीय और प्रांतीय दोनों विधानमंडलों को, ठीक है, रिजल्ट के तौर पे बात करें कि इस अधिनियम ने बेसिकली संघीय और प्रांतीय दोनों विधानमंडलों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया। असहमति की स्थिति में संघीय कानून को वही चीज है जैसे कि प्रेजेंट सिनारियो में बात करते हैं। अगर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो फिर उस स्थिति में कानून कौन बनाता है? बेसिकली वो पावर दी जाती है संघ को या केंद्र को। तो उस समय भी या इस अधिनियम के तहत में भी जो बेसिकली संघीय और प्रांतीय दोनों विधानमंडलों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और असहमति यानी कि अगर आपस में कुछ सहमति नहीं है, उस स्थिति में संघीय कानून को प्राथमिकता दी जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और फिर मैं बात करूं अविशिष्ट शक्तियों की। अविशिष्ट शक्तियां मैंने अभी आपसे चर्चा की कि किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषयों के लिए गवर्नर जनरल ऐसे विषयों पर कानून बनाने का विवेकाधिकार था। समझ गए? जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में क्या होता है, अगर कोई विषय उल्लेखित नहीं है, मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, या उनका जो बेसिकली वर्णन ना तो राज्य सूची में किया गया और ना केंद्र सूची में किया गया, और ऐसे कुछ विषय आते हैं, कुछ नए विषय जनरेट या फॉर्म होते, तो फिर ये केंद्र के पास अधिकार है कि उन पर कानून बना सके। तो इसी तरीके से किसी भी सूची में उल्लेखित जो विषय नहीं है या नहीं किए गए हैं, उन विषयों के लिए गवर्नर जनरल को ऐसे विषयों पर कानून बनाने का पूरा पूरा अधिकार था। ठीक है। एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज कंसर्न, so this was all about the, I would say, dividation of the subjects. We are discussing the provisions, or I would say the characteristics of features of the Indian Government Act 1935. So far we have discussed especially what was the Indian Government Act 1935. बड़े ही विस्तार से मैंने आपको उसको समझाया, पहले आपको ब्रीफ किया, देन वी हैव डिस्कस्ड द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को भी देखा। देन later we discussed that what were the I would say provisions, या what are the provisions of Government of India Act 1935, इसके प्रावधान क्या है या इनकी विशेषता क्या है, उसको हमने डिस्कस किया। एंड this way we have come to the end of today's session because it's already I think we have I would say that वी हैव गॉन बियॉन्ड द टाइम लिमिट। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं इस नेक्स्ट या इस टॉपिक को प्रोविजंस को इस लेक्चर में कंटिन्यू रखूंगा, तो इट विल बिकम मैसी, इट विल बिकम लेंथी। एंड वही होता है, जब लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है तो बेसिकली स्टूडेंट्स का थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल कम डाउन हो जाता है, इट कम्स डाउन। और वो टूटना नहीं चाहिए। बेसिकली वो अलग बात है कि मैं रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। हम अलग से उस लेक्चर को डिस्कस कर लेंगे। उसमें मेरे सेकंड लेक्चर में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 इसका पार्ट 2 देखेंगे या पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हम।
So I think that the session would have been very much important, and you people would have enjoyed yourself, and the session also would have been interesting too. And thank you very much for being a valuable part of today's session. And I'll see you in my next lecture with the same topic, Government of India Act 1935. I mean to say Government of India Act 1935 Part 2, और we'll discuss everything in details. Till then, I would say that thank you very much. सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार.